Greetings and welcome to the Hindu Vocab video. Well, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा. जब मैंने ये सीरीज़ की शुरुआत करी थी तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आएगा. इनिशियली मुझे लग रहा था कि स्टार्टिंग की 20-30 वीडियोस को देखेगा भी नहीं, बट काफ़ी इनकरेजिंग है, काफ़ी मोटिवेटिंग है ये देखना कि जिस तरीके से आप लोग सिर्फ वीडियोस देखते ही नहीं और उसके अलावा पार्टिसिपेट भी करते हो. इसी मोटिवेशन को लेकर आने वाले कुछ हफ्तों में हम ग्रामर रिलेटेड वीडियोस और भी ओवरऑल इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए वीडियोस जो हैं वो भी हम लेके आएंगे आपके लिए. बट इसमें हम आपका सहयोग भी चाहेंगे. काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप हमारी वीडियोस को शेयर करना कंसिडर करें फेसबुक या किसी और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे. इट वुड हेल्प अस अ लॉट और इससे हमें काफ़ी और भी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए. सो होपफुली यू विल डू दैट एंड या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ईडियम के साथ. जी हाँ, शुरुआत ईडियम के साथ होगी. फर्स्ट पेज पे एक आर्टिकल था ACN नंबियार साहब के बारे में. ये एक बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी थी. इनके ऊपर किताब भी रिलीज़ हुई है रिसेंटली, सो वो दिखाऊंगा, किताब का कवर भी दिखाऊंगा अभी. तो इस आर्टिकल में ACN नंबियार साहब को इंट्रोड्यूस करते वक्त राइटर ने एक ईडियम का इस्तेमाल किया है, अ मैन ऑफ मैनी पार्ट. इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अ मैन ऑफ मैनी पार्ट्स मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है. उसमें बहुत सारा टैलेंट है, मतलब वेल टैलेंट तो नहीं पर बहुत सारी चीज़ें कर सकता है. प्राइमरीली ज़रूरी नहीं है कि टैलेंट हो या ना हो. फॉर एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर जी, ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी पार्ट्स. वो एक पोएट थे, राइटर थे, म्यूजिशियन थे, पेंटर थे, फिलोसोफर थे और साथ में फ्रीडम फाइटर भी थे. तो जब मैंने ये ईडियम पढ़ा, सबसे पहले जो इंडिविजुअल मेरे माइंड में आए वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे. अगर आप किसी और फेमस पर्सनालिटी के बारे में जानते हो जिनके बारे में आप कह सकते हो वो एक मैन ऑफ मैनी पार्ट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आई थिंक ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो. और सेंटेंस में ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको ये बताया, आप कह सकते हो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ मैन ऑफ मैनी पार्ट्स. अगला शब्द है डिस्क्रीट. डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधान, या एक ऐसा इस तरीके से काम करना जिससे अट्रैक्शन ना आए आपकी तरफ. बिल्कुल सीक्रेटली, चुपचाप, कॉशन के साथ कि कोई मुझे देख ना ले, पब्लिक अटेंशन ना आए. तो यहाँ पर ACN नाम्बियार साहब बेसिकली ये एक फ्रीडम फाइटर थे और कोई क्या कहूँ, एक काफ़ी यूनिक फ्रीडम फाइटर थे. यूनिक क्यों थे? क्योंकि ये बहुत सारे देशों में ट्रैवल किया करते थे और एक समय था इनकी लाइफ का जब ये बहुत गरीब भी हो गए थे. फिर ये बाद में काफ़ी अमीर बने. ये बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ इनके ताल्लुक़ थे, जैसे इंदिरा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू. वो इनको चिट्ठियाँ लिखा करते थे और उसके अलावा जर्मनी में भी इन्होंने समय बिताया. इन पर रिसेंटली किताब आई थी अ लाइफ इन अ शैडो, उसी के बारे में पूरा आर्टिकल है. तो यहाँ पर उनको डिस्क्राइब करने के लिए किस तरीके की वो फ्रेंडशिप रखा करते थे जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी के साथ, वो डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है डिस्क्रीट. तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ACN नाम्बियार was a man of many parts but he had a life away from the public eye. Secretive, caution, मतलब ज़रा फोटो वगैरह ना खिंचवाना, ज़रा पपरासी के सामने ज़रा ना आना. As a trusted but discreet friend of जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी. तो मतलब सबको पता नहीं था, ओपन फ्रेंड नहीं थे. जैसे फॉर एग्जांपल बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, अपने बंगलों से बाहर आके झपिया डालेंगे, गले मिलेंगे, दुनिया को बताएंगे कि ही इज़ माय फ्रेंड वगैरह. ऐसा नहीं, काफ़ी लो प्रोफाइल फ्रेंडशिप थी और वो जानबूझ के ऐसा रखना चाहते थे. तो यहाँ पे आप सेंटेंस में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वी फॉलोड हिम बट केप्ट अ डिस्क्रीट डिस्टेंस. हम उसका पीछा कर रहे थे मगर एक डिस्क्रीट डिस्टेंस के साथ, कि मतलब उसको किसी को नोटिस ना हो, बस चुपचाप, विद कॉशन, सावधानी के साथ. इसको याद रखने की एक ट्रिक भी बता सकता हूँ आपको. आप अगर DI को छोड़ दें और ये स्क्रीट को देखें तो यहाँ पे E थोड़ा अगर आप पीछे करो तो ये सीक्रेट बन जाएगा. थोड़ा वर्ड्स जंबल वगैरह करोगे आप, नोटिस करिए, तो ये सीक्रेट बन जाता है आराम से. तो इससे थोड़ा आपको याद रखने में आसानी होगी. डिस्क्रीट थोड़ा अगर आप E वगैरह को हटा दें और R को आगे कर दें तो इट बिकम्स सीक्रेट, सावधान, टू अट्रैक्ट लिटिल अटेंशन. इसका उल्टा क्या हो गया? इनडिस्क्रीट. इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आपको सीक्रेट रखनी है मगर आप बड़ी जल्दी उसको बताने में रेडी हो जाते हो.
फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं कि आपको कभी ये नहीं बताना चाहिए कि आपके पास कितना धन है, कितना पैसा है, मगर कुछ लोग होते हैं दे इमीडिएटली टेल हाँ मेरे पास तो 2 करोड़ रुपए है, मेरे पास तो 3 करोड़ रुपए है, बट दैट्स नॉट अ वाइज पॉलिसी। सो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। ऑफकोर्स डिस्क्रीट और भी बड़ी चीज़ों के बारे में भी हो सकता है इंसान। सो याद रखिएगा, डिस्क्रीट, सावधान, टू अट्रैक्ट लिटिल अटेंशन। अगला शब्द है पॉपर। पॉपर इसका मतलब होता है कंगाल, बैंकरप्ट, बहुत ही गरीब। यहाँ पे आप एक अनफॉर्चुनेट पॉपर की फोटो देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है नाम्बियार साहब के बारे में। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद वो काफ़ी गरीब बन गए थे। ही वॉज ब्रोक, कंगाल हो गए थे, पैसे उनके पास खत्म हो गए थे। मगर आगे एक इडियम का इस्तेमाल किया है, ओनली टू राइज लाइक अ फिनिक्स। अच्छा, ये एक्चुअली मैंने कवर नहीं किया बट बता देता हूँ आपको। टू राइज लाइक अ फिनिक्स क्या होता है। देखिए, फिनिक्स एक मिथिकल लेजेंडरी चिड़िया होती नहीं है कुछ, उसका वजूद लोगों को पता नहीं है कि कुछ फिनिक्स नाम की कोई चीज़ है, मगर एक कहानियों में है कि एक लाल रंग की, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये फिनिक्स ऐसी दिखती है। एक लाल रंग की सुनहरी सी बड़ी चिड़िया होती है जो एशेज, राख में से उठती है। तो ये बेसिकली इडियोमैटिकली इसको यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए, जो एक आदमी बिल्कुल ही पस्त हो चुका हो, हार चुका हो, वो अचानक से उठे बड़ी तेज़ी से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आप मान लीजिए आपने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए, ठीक है, बात नहीं बनी, आप क्रैक नहीं कर पाए, फिर आप काफ़ी डिप्रेस हो गए, कुछ मतलब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, बट सडनली आपने एक एग्ज़ाम, बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, पीओ या यूपीएससी का। सो सडनली यू रोज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम द एशेस, ठीक है। सो ये बेसिकली ये बताने के लिए कि पहले वो पॉपर बन गए थे, कंगाल हो गए थे, उसके बाद बहुत ही जल्दी वो अमीर भी हो गए। तो यहाँ पर ये बेसिकली यही है। आप सेंटेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पॉपर को। When the caring man saw the pauper had no footwear, he offered the man the pair of shoes he wore. जो केयरिंग इंसान ने जब देखा कि उस पॉपर, उस कंगाल, उस गरीब आदमी के पास पहनने के लिए कोई जूते नहीं थे, तो उसने अपने जूते उतार कर वो उसे जूते दे दिए, ऑफर किए कि आप मेरे जूते ले लीजिए। और भी यूज़ कर सकते हैं आप पॉपर, काफ़ी जगह यूज़ हो सकता है ये। अगला शब्द है कैलुमनी, CALUMNY, कैलुमनी। इसका मतलब होता है कैरेक्टर असैसिनेशन, या हिंदी में आप कह लीजिए बदनामी। ये कैसे यूज़ किया गया यहाँ पे देखिए, उसी आर्टिकल में से है जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नम्बियार साहब की किताब के बारे में। तो उस किताब में वो लेटर भी इंक्लूड किए गए हैं जो उन्होंने गांधी फैमिली के मेंबर्स जैसे इंदिरा गांधी या नेहरू जी को भेजे थे, या फिर जो उन्होंने नम्बियार साहब को वापस भेजे। तो उसमें लिखा हुआ है, उनमें से लेटर में मिसेस इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने लिखा है कि संजय गांधी ने सारी जो उन पे कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की गई और फॉल्स प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया गया उनकी बदनामी करने के लिए, उन्होंने बड़ी डिग्निटी के साथ उसका सामना किया। तो संजय गांधी, अगर आपको पता हो, इंदिरा गांधी के बेटे थे, ये राजीव गांधी के भाई, अभी जो बीजेपी में मेनका गांधी है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो इनकी पत्नी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ किया गया है कैलुमनी। तो संजय गांधी ने बहुत सारी कैलुमनी फेस की, कैरेक्टर असैसिनेशन। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे आप? द बेस्ट वे फॉर यू टू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट कैलुमनी इज़ बाय इग्नोरिंग द फॉल्स स्टेटमेंट्स ऑफ अदर्स। अगर कोई आपके बारे में झूठी अफवाह फैलाता है, आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाता है कि ये इंसान ख़राब है या वगैरह, जो भी आपके बारे में बुराइयाँ फैला रहा है, तो उसका बेस्ट तरीका है उससे अपने आप को बचाने का कि उसको उन सारी फॉल्स स्टेटमेंट को इग्नोर कर दो, उन पे ध्यान मत दो। सो ये एक सेंटेंस बन सकता है इस पे कैलुमनी। अगला शब्द है रिकूपरेट। रिकूपरेट पहले देख लेते हैं इसको यूज़ कहाँ पे किया गया है। यहाँ पे जयललिता जी के बारे में बात की गई है। शी जो है यहाँ पे जयललिता जी हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, अब वो रही नहीं। तो ये लिखा हुआ है इवन एज शी बैटल्ड फॉर हर लाइफ। आपको पता है वो बीमार हो गई थी तमिलनाडु में, चेन्नई में उनकी डेथ हो गई। सो इवन एज शी बैटल्ड फॉर लाइफ फॉर 75 days, हर राइवल ये DMK के सुप्रीमो करुणानिधि जी। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि तमिलनाडु में मेजर 2 पार्टी हैं, एक तो AIADMK जो जयललिता जी की पार्टी थी, और दूसरी DMK जो करुणानिधि की है। सो करुणानिधि जी भी बीमार पड़ गए थे, मगर
ही रिक्यूपरेटेड। ठीक है, जयललिता जी बीमार हुई और चल बसी, मगर करुणानिधि जी भी बीमार हुए थे मगर वो रिक्यूपरेट कर गए। रिक्यूपरेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू रिकवर, टू गेट बेटर। ठीक है, इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हो आप कि युवराज सिंह हैज़ बीन रिक्यूपरेटिंग फ्रॉम अ नी इंजरी। क्रिकेटर है, उनको इंजरी होती रहती है, सब क्रिकेटर्स को होती रहती है, कोई भी डाल लो। मैंने ऐसे ही, आजकल हो नहीं रखा है ऐसा, मैं ऐसे ही एक सेंटेंस के रूप में मैंने बना दिया ऐसे। तो आप वैसे भी डाल सकते हो कि सो एंड सो इज़ रिक्यूपरेटिंग फ्रॉम दिस इंजरी वगैरह। तो एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, एक फैंसी वर्ड है फॉर रिकवर या गेट बेटर। अगला शब्द है एड्रॉइटली। एड्रॉइटली, तो यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है कि स्टालिन जो करुणानिधि के आई थिंक बेटे हैं, उन्हीं की पार्टी के मेंबर हैं, मुझे इतना मालूम नहीं उनकी पार्टी के बारे में। तो स्टालिन जो डीएमके के मेंबर हैं, जो करुणानिधि के बाद डीएमके की जो है उसको लीड करेंगे उस पार्टी को। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि उनको सीखना होगा कि डीएमके जो ट्रूप्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको यूटिलाइज कैसे करना है, उनको लीड कैसे करना है एड्रॉइटली। एड्रॉइटली मतलब इन अ क्लेवर स्किलफुल वे। अच्छा, ये तो एड्रॉइटली हो गया। ठीक है, एड्रॉइट का क्या मतलब होगा, समझ गए ना? एड्रॉइट ली का मतलब इन अ क्लेवर और स्किलफुल वे। अब ली हटा दिया मैंने, एड्रॉइट बचा। एड्रॉइट का मतलब है चतुर। चतुर जैसे ही मैंने सोचा, मेरे दिमाग में यही इंसान आया, रिकी पॉन्टिंग। ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे, अब तो नहीं है, मगर जब थे तो बहुत ही चतुर इंसान थे। कोई भी क्रिकेट अगर फॉलो करता हो यहाँ पे तो समझ जाएगा, अपने ज़माने में बहुत ही चतुर इंसान थे। तो ये आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ सेवरल एड्रॉइट प्लेयर्स। चतुर, क्लेवर, जल्दी से मौका देखते ही कुछ ना कुछ चालाकी दिखा देते हैं। सो इसका उल्टा क्या हुआ? एंटोनिम इसका हो गया क्लमजी, यानी अनाड़ी या इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, सो एड्रॉइटली मतलब इन अ क्लेवर और स्किलफुल वे। अगला शब्द है सेलिएंट। सेलिएंट, सेलिएंट का मतलब होता है मुख्य, इंपॉर्टेंट, मेन, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज किया गया है, दिस वॉज पर्टिकुलरली सेलिएंट फॉर लीडर्स ऑफ द गाउडर कास्ट। ये बेसिकली पॉलिटिक्स के बारे में कह रहे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर इतना जाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे सेंटेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये ट्रिपल एच है, WWE रेसलर है ये। तो आप देख सकते हैं नाक इनकी खासी बड़ी है, तो आप कह सकते हो द सेलिएंट फीचर ऑफ ट्रिपल एच's फेस इज हिज ह्यूज नोज। जी हाँ, इनका नाम ही ट्रिपल एच है, अजीब सा नाम है, पता है। तो इनकी शक्ल है, उसका जो मुख्य फीचर आप कहते हैं तो नाक है, क्या लंबी नाक है। पहले इनकी नाक कमरे में आती है, फिर ये आते हैं। सो आप इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करोगे? आप एक और सेंटेंस में इसको आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिंस क्लास वॉज एंडिंग द टीचर हैड टू रश टू एंड मेक द सेलिएंट पॉइंट्स अबाउट टुडेज लेक्चर। क्लास खत्म होने वाली थी तो टीचर को जल्दी से जो पूरा लेक्चर था उसके सेलिएंट, मुख्य पॉइंट्स उन्होंने जल्दी से लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उनको बताया। तो आपको याद रखना है मेन, सेलिएंट मतलब मुख्य, और ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। अगला शब्द है मैलफिएसेंस। मैलफिएसेंस, मैलफिएसेंस का हिंदी में उसका अर्थ हुआ दुष्कर्म। खासकर कोई हाई लेवल गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर कोई एक ऐसा आदमी जो एक बहुत ही बड़ी पोजीशन में बैठा हो किसी कंपनी में, उसके द्वारा हो। तो यहाँ पे इसको कैसे इस्तेमाल किया एक बार में देखो, द हिंदू में इसको इस्तेमाल किया है, डिसअपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट्स ट्रैक रिकॉर्ड इन इम्प्लीमेंटिंग एंटी करप्शन मेजर्स, अ ग्रुप ऑफ एमिनेंट सिटीजंस हैज डिसाइडेड टू टेक द इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप अ फोरम टू हियर कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन और मैलफिएसेंस फ्रॉम विसल ब्लोअर्स। ओके, तो सरकार का जो रवैया रहता है सरकारी बाबुओं को के साथ, ज़रा उनके खिलाफ एक्शन होता नहीं है, वो देखते हुए कुछ एमिनेंट सिटीजन्स ने एक फोरम, एक ग्रुप सा बना लिया है, जो ऐसे जो बाबू हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, खुद लीगली से, खुद तो नहीं करेंगे, कोर्ट के थ्रू ही करेंगे। सो यहाँ पे लिखा है सेटिंग अ फोरम टू हियर कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन और मैलफिएसेंस फ्रॉम विसल ब्लोअर्स। सो दुष्कर्म जो होंगे सरकारी बाबुओं के, वो सुनेंगे वहाँ पे। तो सेंटेंस में आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सरकारी बाबू का आपको जिक्र करना ही करना है इसमें। आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ द कंपनी प्रेजिडेंट्स मैलफिएसेंस ही हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। कंपनी प्रेजिडेंट के दुष्कर्मों की वजह से उनको उनके ऑफिस से हटा दिया गया है।
अगला जो सेंटेंस है वो जो मेन एडिटोरियल है, एडिटोरियल पेज पे उसका जो टाइटल है उसके नीचे का एक लाइन है, वहाँ पे है तमिलनाडु पॉलिटिक्स इज एट ए मर्की क्रॉस रोड। अच्छा, मर्की का क्या मतलब होता है यहाँ पे? देखो, मर्की का मतलब लिटरल मीनिंग हिंदी में तो खैर मुश्किल होगा, बट आप कह सकते हो अंधेरा, डार्क, ग्लूमी, मतलब क्लियरली जिससे दिखाई ना दे। सेंटेंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इवन दो इट इज डे लाइट आई कैनॉट सी एनीथिंग इन द मर्की वाटर। हालांकि दिन है, सूरज निकला हुआ है, तब भी इस डार्क ग्लूमी अंधेरे मतलब काला तो नहीं, मतलब अंधेरा डार्क सा जो पानी है उससे उसके थ्रू मैं कुछ देख नहीं पा रहा। उसके अलावा इसका देखिए, एक तो चलिए ये तो हो गया लिटरल मीनिंग उसका, डार्क वगैरह, कोई आप चीज़ पे कह सकते हो, पानी हो गया, कुछ भी हो गया। एक पर्सनैलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, क्वेश्चनेबल, सस्पिशियस, मिस्टीरियस, डार्क। इंसान भी हो सकता है ऐसा, आप कह सकते हो जो नया गवर्नर है वो उसका एक मर्की पास्ट है, ठीक है, एक डार्क उसका अतीत रह चुका है, मिस्टीरियस सा अतीत रह चुका है उसका, सस्पिशियस सा अतीत। सो यूज़ करने का तरीका होता है, जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी। आप भी इस पर सेंटेंस बना सकते हैं मर्की पे, कोशिश करिए, अगर गलत हुआ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो टाइम फॉर MCQ। आपको सिनोनिम बताने हैं। स्लेक का बताइए सिनोनिम क्या होगा, ट्राई करिए। क्वेंच, शार्पन, डिस्ट्रॉय, अपोज। वीडियो पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करिए खुद। ओके, होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। आंसर टाइम देखिए, क्वेंच का सॉरी स्लेक का मतलब होता है क्वेंच। यहाँ पे आप देख सकते हैं आग बुझाना बेसिकली, ठीक है। आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शुक्र है कि मेरे पड़ोसी ने मुझे एक पानी की बोतल दे दी, टू स्लेक माई थर्स्ट, टू क्वेंच माई थर्स्ट, मेरी प्यास बुझाने के लिए। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो जाए, अभी तक शायद हमने ट्राई किया नहीं है, पहली बार ट्राई कर रहे हैं। सो आपको बताना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस सेंटेंस का क्या हो सकता है। एक ऐसा आदमी जो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता है, कभी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं महसूस होती। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप एक काम करिए, इसको आप खुद अटेम्प्ट करिए। इसका आपको आंसर जो है PDF में मिल जाएगा। PDF का लिंक मैं हमेशा कमेंट सेक्शन में डालता हूँ। मेक श्योर यू कलेक्ट योर PDF, एक अलग से कंप्यूटर में फोल्डर बना लीजिएगा ये वो कैप के PDFs का, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। सो आप एक बार अटेम्प्ट करिए, आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। गुड लक। ओके, फाइनल MCQ ऑफ द डे। आपको सेंटेंस कंप्लीशन करना है। यहाँ पे एक सेंटेंस है, वाइल स्ट्रोलिंग ऑन जनपथ आई चांस टू मीट डैश यूरोपियन। तो यहाँ पे डैश में क्या आना चाहिए? यहाँ पे वन आना चाहिए, ए आना चाहिए, एन होना चाहिए, द होना चाहिए। एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं आंसर बताता हूँ। ओके, सो होपफुली आपने वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखो, इसका आंसर वन तो है नहीं, ठीक है, द भी नहीं है। क्या इसका आंसर एन है? जी नहीं, एन नहीं है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ये यूरोपियन में ई से शुरुआत हो रही है इसकी, और एन तो जहाँ पे वोवल होते हैं उसके पीछे एन लगा देते हैं, AEIOU, उसके पीछे एन आएगा अगर आपने पढ़ा हो। सो यहाँ पर देखिए वो केस नहीं है, क्योंकि आप जब यूरोपियन बोलते हो तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन का तरीका होता है वो वाई से शुरू होता है। यूरोपियन, आप यूरोपियन नहीं कहते, समझ रहे हैं ना आप? तो सिंस आप यूरोपियन कहते हैं वाई से, और वाई एक वोवल नहीं है, तो इसमें आएगा ए, आई चांस टू मीट ए यूरोपियन। और फाइनली सेंटेंस ऑफ द डे। आपको एक सेंटेंस बनाना है, सॉरी टास्क ऑफ द डे, सेंटेंस ऑफ द डे नहीं, टास्क ऑफ द डे। आपको एक सेंटेंस बनाना है एड्रॉइडली के ऊपर। एड्रॉइड का भी बना सकते हो, डजेंट रियली मैटर, और क्रिएटिव सेंटेंस बनाइएगा एंड डू योर बेस्ट, एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।